हाँ जी, तो स्वागत है आपका अगेन अपने लेक्चर 3rd में। इसमें हम पहले ये देखेंगे कि हमने क्या-क्या रिवीजन किया। देन वी विल काउंट द पार्ट 3rd ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। लेकिन उससे पहले छोटा-सा रिवीजन हम कर लेते हैं कि कल हमने पार्ट 2nd में क्या-क्या चीज़ें देखी थी। तो देख लेते हैं एक बार। पार्ट 2nd में हमने कुछ ऐसे देखा था कि हमारी जितनी भी चैलेंजेस थे, उन सब चैलेंजेस का एक अकेला समाधान था कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारे सब चैलेंजेस को हम टैकल कर पा रहे थे। लेकिन इसके अलावा हम कुछ और बातें पढ़े थे, जैसे कि हमने कुछ कहानी पढ़ी थी, कुछ हमने थॉट्स पढ़े थे। हमने कहानी पढ़ी थी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने अपनी बात बताई थी कि जब वो पार्टीशन के वक़्त में थे, तो पार्टीशन के वक़्त वो पाकिस्तान में रह गए थे। पाकिस्तान की कई सारी पॉलिसीज़ उनको पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने उनका विरोध किया, अपोज़ में गए और इसी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको जेल में बंद कर दिया कई सालों तक। कहने को पाकिस्तान के लिए ये सिंपल पोएट थे, लेकिन असलियत में ये साउथ एशिया के सबसे बड़े पोएट, जाने-माने पोएट में गिने जाते थे। हमने थॉट पढ़ा था मोहम्मद अली जिन्ना। अ, इफ यू डोंट माइंड आई विल शेयर यू दैट कि आप लोग हो सके ना तो एक कंपैरिज़न बैठा के देखना। हम देख रहे थे कि मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के थॉट में क्या-क्या अंतर था। सोचिएगा, आप खुद सोचिएगा, मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा। मोहम्मद अली जिन्ना के थॉट कुछ इस तरह थे कि उन्होंने कहा था कि दोनों तरफ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी हैं, इंडिया और पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को कभी भी दबाएँगे नहीं। हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटीज़ हर जगह पर है। मुस्लिम्स में हमें पंजाबीज़, पठान्स, सियाज़, सुन्नीस दिखाए जा रहे हैं। हिंदूज़ में वैष्णव, ब्राह्मिन्स, क्षत्रियाज़, बंगालीज़, मद्रासीज़ एक्सेट्रा दिखाए जा रहे हैं। अब इन सब डाइवर्सिटीज़ को जिस भी पूजा पाठ में रहना है, जिस भी मंदिर में जाना है या फिर गुरुद्वारे में या फिर चर्च में कहीं पे भी जाना है, वो जा सकते हैं। वो अपने धर्म को अपने मन मुताबिक परिवर्तित कर सकते हैं, उनको किसी भी द्वारा रोका नहीं जाएगा। ये सारी बात कही थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। इन्होंने एक बात और कही थी कि इनको कोई मतलब नहीं कि है ना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। इस इस बात को मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इसके अपोज़ में बात जवाहरलाल नेहरू की थी। जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे अपने भारत में कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ तो हैं, लेकिन असलियत में नंबर्स वाइज़ हम देखें तो मुस्लिम इतने सारे हैं कि हम उनको कहीं भेजें तो ये हमारे भाई-बंधु बिल्कुल एक रेफ्यूज़ी बन के रह जाएँगे। तो हम नहीं चाहते कि ये दर-दर की ठोकरें खाएँ, इसलिए हमको मानना पड़ेगा कि हम ये हमारे भाई-बंधु हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें पूरे के पूरे मुस्लिम्स को जो हमारे भारत में हैं, उनको माइनॉरिटीज़ मानना पड़ेगा, उनको सिक्योरिटीज़ देनी पड़ेंगी, उनको राइट्स देने पड़ेंगे, जिससे कि हमारी डेमोक्रेटिक स्टेट बनी रहे। अगर हम ये करने में फेल हुए, तो कहीं न कहीं हमारी डेमोक्रेटिक जो स्टेट है, वो ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। हमने पढ़ा था पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन के बारे में। हमने इसमें देखा था कि ब्रिटिश इंडिया में कई सारे प्रोविंसेस थे। अब जो ये प्रोविंसेस थे, कुछ उनकी प्रोसेस क्या थी पार्टीशन की? उनकी प्रोसेस कुछ ऐसी थी कि ब्रिटिश इंडिया के सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी आ रखी थी, जिसमें कुछ माइनॉरिटीज़ थे, कुछ मेजॉरिटीज़ थे, दोनों एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अब इसमें हम पहली बात ये देख लेते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन रही थी। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम, किसी एक माइनॉरिटी मीन्स एक मेजॉरिटी में एक सिंगल बेल्ट नहीं थी एक सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी की। इस वजह से हमने पंजाब और इधर पंजाब और फिर बांग्लादेश की साइड में इनको शिफ्ट किया था और इसी वजह से ये कई सारे लाखों लोगों की मौत भी हुई थी। दूसरी हमारी परेशानी थी कि कई सारे मुस्लिम मेजॉरिटीज़ एरिया नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में मर्ज हों। लेकिन जैसे कि एक केस स्टडी थी खान अब्दुल गफ़र खान की, ये नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान में ऐड हों। ये लीडर थे एनडब्ल्यूएफपी के। यहाँ पर इधर की साइड जो आपका है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के ये एक लीडर थे। लेकिन इनके अपोज़ की वजह से इनको इग्नोर कर दिया गया और इनकी बातों को नहीं सुना गया। थर्ड इसमें प्रॉब्लम थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो प्रोविंसेस ये पंजाब और बंगाल की साइड में लार्ज एरिया में इनको एक तरह से रख लिया गया, लेकिन वहाँ पे कई सारे माइनॉरिटीज़ जो कि नॉन मुस्लिम्स थे वो भी रह रहे थे, तो उनको भागना पड़ा था उस वजह से वहाँ से। ये सारी बातें हमने अभी तक पढ़ी। अब हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। उसमें हमारा आज की हेडिंग है हमारी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन। पार्टीशन में क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए थे? देखो, द ईयर 1947 वाज़ द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एब्रप्ट अनप्लैन्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। ये एक बहुत ही ज़्यादा अनप्लैन्ड, मतलब कि किसी ने सोचा नहीं था ऐसा पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरी जगह जाना हो रखा था इस वक्त में। देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। दोनों दोनों तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रखी थी, बहुत सारे लोगों को मार मार दिया गया था। बहुत सारी इस तरह से कि लोगों को उन मरे हुए लोगों को देखने तक के से खौफ बन रहा था कई सारे लोगों को। इन द नेम ऑफ रिलीजन, ये सारा काम हो रहा था नेम ऑफ रिलीजन कि हम मुस्लिम हैं तो हिंदूज को मारेंगे, हम हिंदूज हैं तो मुस्लिम्स को मारेंगे। और वन कम्युनिटी रेथलेसली किल्ड एंड मेम्ड पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के पीपल्स को मार रही थी और उनको उनके बारे में मजाक कर रही थी, उनको मजाक बना रही थी उन सबको, जैसे कि हमने पढ़ा है 9th क्लास में हिटलर के बारे में।
कि हिटलर अपने जो पूरी एजुकेशन सिस्टम है उसमें ज्यूस को कैसे शो करता था, उनकी नाक ऊँची करके और उनको राक्षस बता के, इस तरह से। अब जैसे कि सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये सारे पूरे डिवाइड हो गए थे कम्युनल ज़ोन्स में। कम्युनल ज़ोन्स मतलब यहाँ पे कम्युनिटीज़ बन चुकी थी कई सारी, और वो कम्युनिटीज़ देख रही थी कि कहाँ पे अपोज़िट कोई कास्ट का या फिर नॉन मुस्लिम या फिर नॉन हिंदू कोई ऐसा इंसान हो तो उसको पकड़ा जाए, उसको मार डाला जाए उसी जगह पर। मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग इनटू द एरिया वर मेनली हिंदूज़ एंड सिख्स। हिंदू और सिख के एरियाज़ में मुस्लिम नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको डर था। इसी तरह से मुस्लिम्स के एरियाज़ में हिंदू और सिख नहीं डर जा रहे थे क्योंकि उनको भी डर था इसी बात का। ये सारी बातें हमने देखी, लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी केस स्टडी पढ़ लेते हैं, हॉस्पिटैलिटी डिलेड। हॉस्पिटैलिटी डिलेड का मतलब है कि माफ़ी चाह तो हॉस्पिटैलिटी डिलेड हमें बताती है कि है ना, जब ट्रेन आ रही थी कई सारी कम्युनिटीज़ को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह, तब एक कम्युनिटी ने वहाँ पे आके रोका उस ट्रेन को, और रोक करके उस कम्युनिटी ने अपनी अपनी कम्युनिटी वालों को छोड़ करके अदर कम्युनिटी वालों को गोलियां चलवा दी उन पर, और उनको तलवार से काट डाला, और उनके पुर्जों को वहीं पर आसपास में फेंक दिया ट्रेन के नीचे, मतलब उनके शरीर के टुकड़ों को। लेकिन इसके बाद उन्होंने उस कम्युनिटी ने अपनी कम्युनिटी वालों को दूध, फल और कुछ भी हलवा हलवा जैसी मीठी चीज़ें दी, और कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, मुझे ट्रेन के बारे में पता बाद में चला था, न्यूज़ बहुत लेट मिली थी, इसी वजह से मैं आपकी खातिरदारी करने के लिए जल्दी नहीं आ पाया। उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करें। तो इस तरह की हॉस्पिटैलिटी दी जा रही थी अपनी कम्युनिटी को, और दूसरी कम्युनिटी को उन सब के सामने ही मार डाला जा रहा था। अब इसमें हम देखते हैं फोर्स टू द अबंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर्स। इस वक्त में उन सब लोगों को, जो भी लोग एक दूसरे की साइड में अटक गए थे, नॉन मेजोरिटीज जो लोग थे, माइनॉरिटीज जो थे, वो एक तरफ से दूसरी जगह पर भाग रहे थे। पीपल्स वैंट दो immense suffering, पीपल्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps। जो माइनॉरिटीज थे वो अपने घरों को छोड़ करके भाग रहे थे और टेम्परेरी शेल्टर ले रहे थे कि कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए वो रेफ्यूजी कैंप्स में सस्टेन करते। लेकिन रेफ्यूजी कैंप्स भी इतना ज़्यादा सेफ नहीं था क्योंकि वहाँ पे भी आकर के उनको मार डाला जाता था। दे ऑफ्टन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस इन वॉट वॉज टिल रिसेंटली देयर ओन कंट्री। उस वक्त में उस कंट्री के अंदर जो पुलिस, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब कि सरकार थी, सब के सब ने हाथ ऊँचे कर रखे थे और सब इस तरह की हरकतों को देख रहे थे, लोगों का मरना देख रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे वो सब। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफ्टन अटैक्ड। इस जर्नी में जब वो अपने घर से भाग करके दूसरी जगह पर जा रहे थे तो उनको कोई अदर कम्युनिटी पर्सन मिल जाते या भीड़ मिल जाती तो वो सब उनको मार डालते। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफ्टन अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड। थाउजेंड ऑफ वुमेन वर एबडक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। कई सारी हजारों हजारों महिलाएं थीं, हजारों स्त्रियां थीं जो बॉर्डर के इधर उधर रह गई थी, अपने परिवार से बिछड़ गई थी। उनको जबरदस्त उनको जबरन अपनी साइड में रख करके दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द एबडक्टर एंड वर फोर्स्ड इनटू मैरिज। उनका रिलीजन जबरदस्ती से बदलवा करके उनसे शादी कर ली गई। इन मेनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स। इस इस तरह से कई सारे ऐसे केसेस भी थे जिसमें वुमेन्स को अपने परिवारजनों के हाथों से ही मरना पड़ा, क्योंकि परिवार की इज्जत बचाने के लिए, फॉर प्रिजर्व द फैमिली हॉनर, दे वांट टू किल देम। उन्होंने चाहा कि परिवार वाले उनको मार डालें। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कई सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे, जैसे कि हमने हमारे मिल्खा सिंह जी की कहानी सुनी है, कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ था कई सारे बच्चों के साथ। दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम। जो बॉर्डर्स को क्रॉस कर चुके थे वो अपने घर को छोड़कर आए थे, तो बात तो सीधी है, जब वो अपने घर को छोड़कर आ गए तो दूसरी जगह पर जाकर के उन्होंने देखा कि उनका तो कोई घर ही नहीं है। फॉर लैक्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज द कंट्रीज फ्रीडम मीन्ड लाइफ इन रेफ्यूजी कैंप्स। जब लाखों लोग अपनी जगह से दूसरी जगह पर आए तो कंट्रीज की जो रेफ्यूजी कैंप थे, उन रेफ्यूजी कैंप में वो लाखों लोग सस्टेन कर रहे थे, अपने जीवन यापन कर रहे थे।
उनको रहते-रहते कुछ महीने हो गए थे या फिर कहें तो कुछ सालों तक भी वो वहाँ पर रहे थे। कहाँ पे? रेफ्यूजी कैंप्स में। Writers, poets and filmmakers in India and Pakistan have expressed the relentlessness of the killing and the suffering of displacement and violence in the novels, short stories, poems and films. इन सब तरीक़ा से पोएट्स ने, फ़िल्म मेकर्स ने और राइटर्स ने अपनी स्टोरी के थ्रू, अपनी फ़िल्म्स के थ्रू ये बताया कि किस तरह से लोगों को गंदी तरीके से मारा गया, उनके साथ क्या-क्या किया गया। स्त्रियों को धर्म परिवर्तित कराया गया, रेप किया गया, बच्चों को मार डाला गया, तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो कि उसमें बताई गई थी। जैसे कि हमने गदर मूवी देखी है, आजकल चलन है ना गदर 2 का, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो सारी बातें इन राइटर्स, पोएट्स और फ़िल्म मेकर ने अपनी पिक्चरों में दर्शाई। व्हाइल recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that the survivor themselves used to describe partition as the division of heart. जो ये सारी चीज़ें हो रही थी, इस सब फेज़ को इन लोगों ने डाइविशन ऑफ हर्ट बताया। मतलब कि ये पार्टीशन ही नहीं है, ये दिल के टुकड़े को अलग करना भी है, क्योंकि इसमें कई सारे भाई-बंधु थे, कई सारे ऐसे पड़ोसी थे जिनको हम बहुत ज़्यादा चाहते थे, तो वो सब अलग हो चुके थे। द पार्टीशन वॉज नॉट मेरेली अ डाइविशन ऑफ प्रॉपर्टीज। पार्टीशन सिर्फ प्रॉपर्टीज का नहीं था, लाइबिलिटीज का नहीं था और ना ही असेट्स का था, और अ पॉलिटिकल डाइविशन ऑफ द कंट्री, और ना ही पॉलिटिकल डाइविशन था, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस, और ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर था। व्हाट ऑल गॉट डिवाइडेड वर द फाइनेंशियल एसेट्स। इस वक्त में कई सारी ऐसी चीजें भी डिवाइड हुई थी, जैसे कि फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब कि जैसे कि बैंक, लाइक दैट कई सारी घर में तिजोरियाँ भी होती थी जिसमें वो सोना चांदी या फिर कैश कुछ रखते थे, वो सारी चीज़ें भी उस वक्त में एक दूसरे के पास चली गई थी, वो डिवाइड हो चुकी थी। मीन्स सिर्फ पॉपुलेशन डिवाइड नहीं की गई थी, साथ ही साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कई हिस्से, लाइक दैट हमारी रिवर्स जो हैं, पंच नदियाँ जो हमारी हैं, इंडस, सतलुज, झेलम, इस तरह की कुछ नदियाँ उन्होंने पाकिस्तान को दी थी। हमने कुछ फाइनेंशियल एसेट्स पाकिस्तान को दिए थे, यहाँ तक कि हमने टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स एंड पेपर क्लिप्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें भी पाकिस्तान के साथ शेयर की थी। द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज वर ऑल्सो डिवाइडेड। जो एम्प्लॉयज थे गवर्नमेंट और रेलवेज के, वो भी डिवाइड किए गए थे, एम्प्लॉयज को भी, मतलब लोगों को भी, एम्प्लॉयज को भी। इट वॉज अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज हु हैड hitherto lived together as neighborhood. It is estimated that the partition forced about the 80 lakh people to migrate across the new border. नए बॉर्डर पर 80 लाख पीपल सेपरेट हुए थे, कुछ पाकिस्तान कुछ हिंदुस्तान। Between 5 to 10 lakh people were killed in partition related violence. कम से कम 10 लाख लोगों को मार डाला गया था पार्टीशन के वक्त में। अब इसी चीज़ में एक केस स्टडी और आ गई है इसमें। इसमें एक इंसान है जो कि है सलीम मिर्ज़ा, जिसका नाम है। सलीम मिर्ज़ा एक शू मैन्युफैक्चरर था आगरा के अंदर। अब इन्होंने अपनी कहानी बताई। ये जब लड़ाई हो रखी थी तब ये इंडिया में ही थे, आगरा के अंदर ये शू मैन्युफैक्चरर ही थे आगरा के अंदर। अब जब ये एक स्ट्रेंजर की तरह अटैक में फँस गए, तो हम देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में मुस्लिम्स थे उनको भी मारा जा रहा था, उनको भी भगाया जा रहा था। पीपल ही हैड लिव्ड विद ऑल हिज लाइफ। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान में बिताई। ही फील्स लॉस्ट इन द इमर्जिंग रियलिटी आफ्टर पार्टीशन। ये पार्टीशन के वक्त की रियलिटी को सोचते ही डर जाते थे। इन्होंने कई सारी चीज़ें लॉस कर दी थी, इन्होंने मतलब कई सारी चीज़ें इनसे छीन ली गई थी। His business suffers and the refugee from the other side of partition India has occupied his ancestral dwelling। और इनके जो ancestors थे, उनकी ancestors जो थे इनके, उनकी ज़मीनें भी इनसे ले ली गई। His daughter too has a tragic end। इनकी जो बेटी थी उसका बहुत गंदा तरीके से उसको मार डाला गया था। He believed that things would soon be normal again। इनको भरोसा था कि समय बहुत जल्दी से परिवर्तित होगा। इनके कई सारे रिलेशंस वालों ने, इनके फैमिली मेंबर्स ने कहा कि हमें पाकिस्तान चला जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं माने और इन्होंने हर बार अपने फैमिली मेंबर्स को रोक कर के कहा नहीं, हम रहेंगे हिंदुस्तान के अंदर ही। तो इन चीज़ों के बाद जब ये एक बार अपने
मार्केट में चल रहे थे तो इन्होंने देखा एक स्कूल के कुछ बच्चे थे अ, जो कि डिमांड कर रहे थे फेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से फेयर ट्रीटमेंट का। लेकिन उसने जब ध्यान से देखा तो उसी भीड़ के अंदर उनका खुद का बेटा भी था जिसका नाम था सिकंदर। तो ऐसी कई सारी स्टोरीज उस वक्त में हुई थी जो कि हमें बताती हैं कि लोग कितने ज़्यादा सफ़र कर रहे थे उस वक्त को। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न द फाइनेंशियल असेट्स, द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हाउएवर द पार्टीशन प्रपोज्ड अदर डीपर इशू। जो पार्टीशन था वो एक सिंपल से पार्टीशन लोगों का नहीं, पार्टीशन थिंग्स का नहीं, कई सारी चीज़ों का पार्टीशन बना जो कि एक डीपर इशू क्रिएट कर चुका था। द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन द टू नेशन थ्योरी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे टू नेशन थ्योरी में और पार्टीशन और रिलीजन पर। लेकिन डिड दैट मेक इंडिया अ हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली, उनका ये भी मानना था, लेकिन उनका ये भी मानना था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंडिया अपने आप ही ना चाहते हुए डेमोक्रेटिक को छोड़ करके हिंदू नेशन बन जाएगा। इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ द मुस्लिम ऑफ टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, जब कई सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ भागने लग गए, माइग्रेट करने लग गए, द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। तब भी 12% पॉपुलेशन भारत के अंदर मुस्लिम्स की बच गई थी 1951 में। So, how would the government of India treat its Muslim citizens and other religion minorities? तो क्वेश्चन उठा कि अब मुस्लिम सिटीजन्स और अदर अदर जो माइनॉरिटीज है जैसे कि सिख, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्धिस्ट, पर्शियंस एंड ज्यूज, उनके साथ इंडियन गवर्नमेंट कैसा बिहेव करेगी। द पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सेवियर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज। अब इसमें मेन जो था पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड, पहले ही क्रिएट हो चुका था कन्फ्लिक्ट की वजह से दो कम्युनिटीज के अंदर, हिंदू और मुस्लिम। तो वो नहीं चाहते थे कि अब कोई नया पार्टीशन भी क्रिएट हो। हमने सुना है कि पूना पैक्ट जो हुआ था वो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी भी उस वक्त में एक इलेक्टोरल मांग रहे थे और वो इलेक्टोरल के बाद अगर हम उसे उन्हें इलेक्टोरल दे देते और गांधी जी की बात नहीं मानते बी आर अम्बेडकर जी, तो आज हमारा हमारे भारत का एक और टुकड़ा हो जाता जिसे हम जिसमें हम एसटीज को देखते, एसटी और एससीज को उसमें हम देखते। There were competing political interest behind this conflict. The Muslim League was formed to protect the interest of the Muslim in colonial India. Colonial India जब था मतलब कि ब्रिटिश प्रोविंसेस जब थे, जब इंडिया के अंदर मुस्लिम लीग खड़ी हुई थी मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम को इंटरेस्ट को लेकर के। इट वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ द डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम नेशन। वो फोर फ्रंट रख चुके थे डिमांड को सेपरेट मुस्लिम नेशन के, मतलब कि जैसे ही उन्होंने कहा हमको सेपरेट मुस्लिम नेशन चाहिए। Similarly, there were organizations which were trying to organize the Hindus in order to turn India into the Hindu nation। और इसी तरह से अगर ये पूरी बात क्लियर हो जाती, there were organizations which were trying to organize, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो कि चाहती थी कि हिंदुस्तान एक हिंदू नेशन बनना चाहिए। अब दोनों साइड से यही काम था, मुस्लिम्स चाहते थे मुस्लिम नेशन बनाना, कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी वो चाहती थी हिंदू नेशंस बनाना। बट most leaders of the national movement believed that India must treat persons of all religion। लेकिन कई सारे लोग थे जो कि चाहते थे कि इंडिया पर्सन्स के रिलीजन को ना मान करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह ही पार्टिसिपेट करे। इक्वली एंड दैट India should not be the country that gave superior status to adherents of the one faith and inferior to those who practice another religion। इंडिया नहीं चाहता था, इंडिया चाहता था इक्वली देना सबको। कोई भी जो मेजोरिटी में है वो सुपीरियर स्टेटस पा करके और अपनी एक फेथ पर पूरे के पूरे देश को चलाए, ये नहीं चाहते थे कांग्रेस के लीडर्स। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि कुछ जो माइनॉरिटीज है वो डर करके हमारे देश में रहे। वो चाहते थे कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एफिलिएशन। हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करने की बातें उठ रही थी कई जगह से। बीइंग रिलीजियस और अ बिहेवियर और अ बिलीवर
बिलीवर मीन्स आप किस तरह की थॉट को, किस तरह के कल्चर को, किस तरह की डाइवर्सिटी को बिलीव करते हो, दैट इज नोन एज द बिलीवर. Being religious or a believer would not be the taste of citizenship. किस तरह का रिलीजन, किस तरह के आप बिलीवर हो, ये नहीं डिपेंड करेगा कि आपको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी. आप अगर चाहते हो तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी, अदरवाइज आपको सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं है तो आपको सिटीजनशिप देने की हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है. ये बात उठाई गई थी उस वक्त लीडर्स के द्वारा. उस वक्त में डेमोक्रेटिक को देखते हुए सेकुलर वर्ड का लिखना तो नहीं हुआ था दे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उस वर्ड को माना गया था. दे चेरिश्ड देयर फॉर द आइडल ऑफ अ सेक्युलर नेशन. वो एक आइडल बनाना चाहते थे सेक्युलर नेशन का. दिस आइडल वॉज एनआर्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी वजह से 1976 में इस वर्ड सेक्युलर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा. अब हमारे पास एक स्टोरी है जिससे मैं आपको बताऊंगा महात्मा गांधी की सेक्रीफाइस के बारे में, कि उनको मारा क्यों गया था. अब ये स्टोरी मैं आपको अगले एक छोटे से लेक्चर में बताऊंगा. उम्मीद है कि आपको सही लगे, लेकिन ये स्टोरी के बाद आप खुद अपने मन में सोचिएगा, क्या गांधी जी को मारना सही था या फिर गांधी जी को मारना गलत था, नाथूराम गॉडसे सही थे या गलत थे. आप खुद सोचिएगा, खुद बताइएगा, आपके ऊपर है ये सारी बातें. ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले बार.